हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आगामी सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्शन है। गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जा सकता है, यानी कि किस अवधारणा से संबंधित है सृजनात्मकता, हमें यह बताना है। रवादार बौद्धिकता से, अभिसृत सोच से, विविध सोच से और द्रव बौद्धिकता से। तो गाइज, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं या सृजनात्मक सोच वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर विभिन्न सोच की क्षमता होती है और विभिन्न प्रकार की सोच रखते हैं, हर एक प्रकार से वो सोच सकते हैं। तो ये हमारा कौन सी अवधारणा आएगा, क्योंकि सृजनात्मकता विभिन्न सोच के अर्थात विविध सोच वालों की अवधारणा से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विविध सोच। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता विविध सोच से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके किस नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? अर्थात किसी भी भाषा की जो ध्वनि का संयोजन होता है, इसको किस नियम से बताया जाता है? व्याकरणिक नियम से बताया जाता है, वाक्यात्मक नियम से बताया जाता है, विभक्ति विषयक नियम से बताया जाता है, ध्वनि संबंधी नियम से बताया जाता है। तो गाइज, किसी भी भाषा का, कोई भी भाषा हो, उसके जो ध्वनि संबंधी संयोजन होते हैं, ध्वनि को बताया जाता है, वो उसके भाषा के ध्वनि नियमों से बताया जाता है, ध्वनि संबंधी नियमों से बताया जाता है, ना कि उसके व्याकरणिक नियमों से बताया जाता है। और वाक्यात्मक विभक्ति विषयक तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत और सांस्कृतिक प्रभावित। तो गाइज, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सोचने की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है? तो भाषा द्वारा प्रभावित हो रहा है, भाषा के द्वारा, भाषा से प्रभावित हो रहा है। तो जब भाषा से कोई चीज प्रभावित होगा, तो वो भाषा के द्वारा निर्धारित होगा, क्योंकि भाषा उसे प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि भाषा निर्धारित, ये ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? तो भाषा निर्धारित, क्योंकि भाषा उस व्यक्ति की सोच को प्रभावित कर रहा है। क्या कर रहा है? तो प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषा निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वो उपयोग करता है कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का और अंतर्दृष्टि विधि का। तो यहाँ पर क्योंकि रवि अब किसी भी सामान का मरम्मत करता है, मरम्मत किस आधार पर करता है? कि अपने अनुभव के आधार पर और अपने ज्ञान के लक्षण के आधार पर। तो वो खराब वस्तुओं का मरम्मत करता है, और वो भी कल्पना के द्वारा। तो यहाँ पर गाइज, क्योंकि ये एक अनुमानी विधि होगा, क्योंकि यहाँ पर कलन गणना तो हो नहीं रहा है, मानसिक दृढ़ता का कोई मतलब नहीं, अंतर्दृष्टि भी नहीं, अंतर्दृष्टि यानी कि आंतरिक सोच, ये ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर अनुमान लगाता है, रवि एक अनुमान लगाता है कि हाँ, यदि हम इस तरह से इसको कार्य को करेंगे तो ये कार्य हमारा सही हो जाएगा, और इस तरह से करेंगे तो ये कार्य गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि यह एक परिकल्पना के आधार पर ये एक अनुमानी विधि होगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उस उपयोग करती है, वो किस चीज के उपयोग करती है? द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का और काम करने की विधि का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि दिव्या अपने कामों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेती है, और छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना अर्थात किसी भी चीज को विश्लेषण करना। क्या हुआ कि छोटे छोटे भागों में उसे विभक्त कर लिया, अर्थात विश्लेषण कर लिया। तो यहाँ पर विश्लेषण करने के बाद में वो हर एक भाग छोटा हो जाएगा, तो आसानी से समझ में आएगा, और आसानी से समझकर उसे अपने बुद्धि लब्धि के आधार पर समझकर और अपना कार्य करती है। तो ये एक उपलक्ष्य विश्लेषण विधि है। कौन सी विधि है? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे खंडों में विभाजित करती है, और विभाजन का कार्य विश्लेषण विधि में होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ये कथन बताता है, ये कथन
क्या बताता है, हमें ये बताना है। लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो गाइज यहाँ पर पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। किसके द्वारा हो रहा है? समाज के द्वारा हो रहा है। तो एक लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये समाज के द्वारा हो रहा है कि ये पुरुष है, ये महिला है, इसके ये कार्य होते हैं, महिलाओं का ये कार्य होता है। तो इस प्रकार से समाज का कार्य है। ये लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, समाज का उदाहरण है या अवतरण है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ना कि अंतर्ज्ञानी, लैंगिकता कोई अंतर्ज्ञानी अवतरण होता ही नहीं है। अनुवांशिकता कोई, लैंगिकता एवं एक अनुवांशिक प्रतिभा है, ये कोई प्रतिभा नहीं है। अनुवांशिक प्रतिभा तो बिल्कुल नहीं, अंतर्निहित अवतरण है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां हैं, किसके उदाहरण है? हमें ये बताना है। कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि, आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि और परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि गाइस ये ग्रेडिंग हो रहा है, कोडिंग हो रहा है, अंकन हो रहा है, क्रेडिट, अच्छा, अर्थात ये बच्चों के जो अधिगम करता है उनके स्थिति का निरूपण कर रहा है। बच्चा किस प्रकार से अपना उपलब्धि दिखा रहा है, अपना प्रदर्शन कर रहा है, उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्थिति का निरूपण कर रहा है, सही है, लेकिन यहाँ पर अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है, जिसमें अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन, अधिगमकर्ता जो है उसकी उपलब्धि का आकलन की गणना विधि है, जिसमें इन सभी पॉइंट को आ गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि, कितना उपलब्धि किया है, अर्थात उसकी स्थिति क्या है, उसका अकादमिक में स्थिति क्या है। तो इन सभी चीज़ों का ऑप्शन नंबर सी में समावेश है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, शिक्षकों की किस प्रकार से सहायता करता है, ये हमें बताना है। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन, जो अधिगमकर्ता अर्थात शिक्षार्थी हैं, उनकी उपलब्धि का मतलब बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, शिक्षार्थी किस प्रकार से सीख रहे हैं, इसका आकलन शिक्षकों को किस प्रकार से सहायता करता है। तो शिक्षक का किस प्रकार से, क्योंकि शिक्षक अपनी शिक्षण प्रणाली में जो प्रयोग कर रहा है, अधिगम प्रणाली, अधिगम की जो विधियां प्रयोग कर रहा है, उसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है, कैसा करना चाहिए, इस चीज़ का सहायता मिल रहा है शिक्षक को अपने अधिगम उपलब्धि आकलन के द्वारा। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, अर्थात शिक्षक को किस प्रकार से सहायता मिल रहा है, तो शिक्षक को मिल रहा है सहायता शिक्षण अधिगम विधियां जो कि प्रभावशाली, कितना प्रभावी है, जो शिक्षक अपने आप शिक्षण अधिगम में अधिगम की विधियां प्रयोग कर रहा है, वो कितना प्रभावी है, बच्चों के ऊपर कितना प्रभावी, बच्चे कितना अच्छे से उसको समझ रहे हैं, ये शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में शिक्षक का सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्षमता समूह बनाना ऐसा कोई नहीं, गतिविधियों की सूची तैयार करना बिल्कुल नहीं, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन बिल्कुल नहीं, ये सब ऑप्शन ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, समता एवं समान अवसर पर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर, विश्व बंधुता पर, सामाजिक संतुलन पर। तो गाइस समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या होता है कि जिसमें सभी को समान शिक्षा दिया जाए, हर एक बच्चे को, विशिष्ट बालक हो या विकलांग बालक हो या सामान्य बालक हो या अति बुद्धि, अति संज्ञानात्मक बालक हो, सभी को एक समान शिक्षा दिया जाए, ये समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा अर्थात ये समानता की बात करता है, अर्थात यहाँ पर समता एवं समान अवसर प्रदान किए जाए, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों और बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों और व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में
पढ़ा सकें। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता है, बच्चे विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ में आ रहे हैं। क्लास में जो बच्चे हैं वो सभी की विविधताएं अलग अलग प्रकार की मानसिक क्षमता और अन्य चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऐसे में शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, तो यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर क्योंकि सभी ऑप्शन का ए ऑप्शन जो है वो निचोड़ हो गया है, क्योंकि विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार, अर्थात जिस प्रकार से बच्चों को आवश्यकता है उसके अनुसार, अच्छा शिक्षार्थियों के आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, अर्थात टीचर इस तरह से हो जो जिस आवश्यकता बच्चों की जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस प्रकार का शिक्षण प्रदान कर सकें। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि ये भी सभी पॉइंट को ए में आ गया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर बताना है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 22 वर्ष के बच्चों को, 6 से 18 वर्ष के बच्चों को। तो गाइड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 दिव्यांग को अगर हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये अधिनियम है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दिव्यांग आ गया है, तो दिव्यांग आ जाने के कारण यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दिव्यांग आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पर 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम सुनिश्चित किया गया है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है? शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से। तो विविध अधिगमकर्ता के सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य, शिक्षण अधिगम जो गाइज विभिन्न अधिगमकर्ता अर्थात ऐसे अधिगमकर्ता जिनकी अलग अलग वैयक्तिक विभिन्नता है, हर एक बच्चे का क्या माइंड अलग है, सोचने की क्षमता अलग है, तो उनके अनुसार अधिगम की जो संरचना होगी वो क्या किस प्रकार से होगी, तो वो मानववादी दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और शिक्षण व्यावसायिकता ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि व्यावसायिक तो होना चाहिए, लेकिन सार्वभौमिक सभी के लिए ऐसा नहीं है। और ये नैतिक विचार यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, जिसमें सभी पॉइंट आ जाते हैं। अधिगम का जो संरचना हो सार्वभौमिक हो, अर्थात सभी बच्चों के लिए समान हो और सभी स्थानों पर मान्य हो, तो ऐसा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना होना चाहिए। अधिगम सामग्रियों को प्रदान करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सुगम स्वरूप है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। इत्यादि में क्या अंतर्निहित है? संज्ञान बोध अंतर्निहित, संज्ञान निहित है, या समायोजन निहित है, या केंद्रीकरण। तो यहाँ पर क्योंकि गाइस स्वजागरूकता की बात किया जा रहा है, संज्ञानात्मकता की बात किया जा रहा है, तो स्वजागरूक कब होंगे? जब लोग, जिन लोगों की बात किया जा रहा है वो संज्ञान लेंगे, किसी भी चीज़ का ज्ञान लेंगे तो स्वजागरूक होंगे, स्वयं में जागरूक होंगे और उनकी संज्ञानात्मक क्षमता का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं उसका पता चलेगा। जैसे कि योजना बना रहे हैं, कोई भी योजना बनाएंगे तो जागरूक होंगे तभी योजना बनाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। समीक्षा कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, ये सही है बुरा है अच्छा है क्या करना चाहिए, तो ये सभी चीज़ क्या होता है? ये संज्ञान बोध अर्थात संज्ञान की बोध ज्ञान की ओर दिखाता है, इसको प्रदर्शित करता है, संज्ञान बोध को अंतर्निहित है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइस, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच और प्रतिक्रियावादी सोच। क्योंकि गाइस यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जब बच्चे किसी भी सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं? अपने अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं, अनुभव के आधार पर सोचते हैं, तो ये क्योंकि अनुभव कब होगा बच्चों के अंदर? बच्चे अनुभव जब प्राप्त करेंगे क्योंकि जब वो किसी भी चीज़ को मूर्त रूप में देखे होंगे, मूर्त रूप देखने के बाद में ही उन बच्चों के अंदर अनुभव उत्पन्न होगा, और जब अनुभव उत्पन्न होगा तो वो एक प्रकार से मूर्त सोच की ओर व्याख्या करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मूर्त सोच। क्योंकि बच्चा जब मूर्त चीज को देखेगा तो उसी अनुभव के आधार पर अपनी नई सूचना को व्याख्या करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूर्त सोच। ओके गाइस,
गाइज वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।